नमस्कार। आज हम रणथंभौर दुर्ग की कहानी में जरा गहराई से उतर रहे हैं। ये किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है और इसका इतिहास वही काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। जानकारी तो हमने इसके विकिपीडिया लेख से जुटाई है, जो हमें बताएगा कि ये कैसे बना, क्या क्या हुआ यहाँ, मतलब आज तक का पूरा सफर। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि इसके इतिहास को समझें, इसकी बनावट में क्या खास है और अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण जगह हैं वो जानें। सोचिए जरा, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, और आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम ही रणथंभौर, ये कैसे पड़ा? इसमें ही शायद इसकी पहली पहचान छिपी है ना? हाँ बिल्कुल। लेख के अनुसार इसका जो असली नाम था वो था रंथपुर। रंथपुर। जी, रंथ मतलब रण की घाटी और पुर मतलब नगर, तो रण की घाटी में बसा हुआ नगर। इसमें भी जो रण है वो उस पहाड़ी का नाम है जिसके नीचे ये किला है, और थम वो पहाड़ी है जिस पर किला बना है। अच्छा, तो इसी रण और थंब से मिलकर बना रणस्तंभपुर, और फिर धीरे धीरे ये रणथंभौर हो गया। तो नाम में ही इसकी पूरी लोकेशन छिपी है, कह सकते हैं। वाह, मतलब नाम में ही पूरा भूगोल है इसका। जी चलिए तो फिर इसकी स्थिति को और समझते हैं। ये किला सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, लगभग 13 किलोमीटर। और जैसा अभी बात हुई, रन और थंब पहाड़ियों के बीच में, समुद्री तल से ऊंचाई भी अच्छी खासी है, करीब 481 मीटर। और ये फैला भी बहुत है, लगभग 12 किलोमीटर के घेरे में। 12 किलोमीटर, ये तो काफी बड़ा हुआ। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? मतलब बनावट में ऐसा क्या है जो इसे इतना अजय बनाता था? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्राकृतिक सुरक्षा। इसके 3 तरफ पहाड़ियों की खड़ी ढलानें हैं जो एक तरह से खाई का काम करती हैं। अच्छा, नेचुरल खाई। हाँ बिल्कुल, यही बनावट इसे लगभग अभेद्य बनाती थी। और जो इतिहासकार हैं हीराचंद ओझा, उन्होंने लिखा भी है कि ये एक अंडाकार पहाड़ी पर बना है और चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे 2 तरह का दुर्ग माना जाता है। एक तो गिरिदुर्ग मतलब पहाड़ी किला, और दूसरा वन दुर्ग, क्योंकि ये घने जंगलों से भी घिरा हुआ था। गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों। जी। ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन थी ना, इसी ने इसे लंबे समय तक बाहरी हमलों से काफी हद तक बचाया। और इसी ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को देखते हुए 21 जून 2013 को इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ठीक है, तो ये तो भी इसकी लोकेशन और बनावट। पर ये बना कब और किसने बनवाया? लेख में 8वीं सदी के चौहान शासक राजा जयंत का जिक्र है। क्या ये सही है? हाँ, एक मान्यता तो यही है कि 8वीं सदी में राजा जयंत ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि चौहानों से पहले यहाँ नांगिल जाटों का भी शासन रहा। लेकिन रणथंभौर के इतिहास में जो एक बड़ा मोड़ आया वो था 1192 में। 1192, तराइन का दूसरा युद्ध। जी हाँ बिल्कुल। तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई तो उनके बेटे थे गोविंदराज। उन्होंने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से चौहान वंश की एक नई शाखा शुरू हुई। मतलब ये चौहान सत्ता का एक नया गढ़ बन गया। अच्छा, तो दिल्ली से हारने के बाद चौहानों ने यहाँ अपनी शक्ति फिर से जमाई? सही कहा। गोविंदराज के बाद भी कई शासक हुए यहाँ, जैसे वाल्हण देव, वीर नारायण, और एक नाम आता है वाघभट्ट का। हाँ। वाघभट्ट ने तो इसे दिल्ली सल्तनत के कब्जे से वापस भी छीना था और इसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ाई। फिर जयमित्र सिंह, जिन्हें जैत सिंह भी कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण शासक रहे। जैत्र सिंह, ये हमीरदेव के पिता थे ना? जी हाँ बिल्कुल, वही जैत सिंह जिनके बेटे हमीरदेव चौहान का नाम रणथंभौर के इतिहास में सबसे ज्यादा चमकता है। हमीरदेव पर हम आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये किला हमेशा हमलों का निशाना क्यों बना रहता था? आपने कहा लोकेशन, तो क्या दिल्ली, मालवा, मेवाड़ के पास होना ही इसके लिए मुसीबत बन गया था? अबुल फजल ने तो इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा था, जबकि बाकी दुर्गों को नंगा बताया। इसका क्या मतलब था? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसकी जो लोकेशन थी वो ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और एक तरह से कमजोरी भी। ये दिल्ली से दक्कन और गुजरात जाने वाले रास्ते पर पड़ता था, तो इस पर कंट्रोल रखना हर बड़ी शक्ति के लिए मतलब बहुत जरूरी था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिल्कुल, इसीलिए इस पर लगातार हमले हुए। और अबुल फजल का वो कहना बख्तरबंद दुर्ग, वो शायद इसकी मजबूती
और इसकी जो छिपी हुई लोकेशन थी पहाड़ियों के बीच, उसकी तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो किन किन लोगों ने हमला किया है इस पर? लिस्ट तो काफी लंबी लगती है। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। शुरू से ही देखें तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन सबने कोशिशें की। फिर 1290-92 में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार घेरा डाला, पर वो जीत नहीं सका। अच्छा, वो जीत नहीं पाया। नहीं, और जब नाकाम रहा तो उसने थोड़ी खीज में कहा था, ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हाँ, मतलब अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। कह सकते हैं ये शायद उसकी हताशा ही थी, जो दिखा रहा था कि किला कितना मजबूत था। फिर तो अलाउद्दीन खिलजी आया होगा। हाँ, सबसे जो निर्णायक हमला माना जाता है वो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का ही था, हमीर देव के समय। लेकिन हमले उसके बाद भी नहीं रुके। 1325 में फिरोज शाह तुगलक, फिर मालवा के मोहम्मद खिलजी, महाराणा कुंभा, गुजरात के बहादुर शाह, शेर शाह सूरी, मतलब लिस्ट चलती जाती है। और मुगल अकबर का क्या हुआ? हाँ, आखिर में 1569 में अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ घेरा डाला, लेकिन इस बार सीधी लड़ाई के बजाय संधि हुई। आमेर के राजा भगवंत दास ने बीच बचाव किया और उस समय के जो हाड़ा शासक थे, राव सुरजन हाड़ा, उन्होंने किला अकबर को सौंप दिया। और तब ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हम अब आते हैं उस नाम पर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, हमीर देव चौहान। उनका शासनकाल मतलब 1282 से 1301 तक, सिर्फ 19 साल का। इसे रणथंभौर का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? हमीर देव चौहान अपनी वीरता के लिए, अपने हठ के लिए और शरणागत वत्सलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। शरणागत वत्सलता मतलब शरण में आए हुए की रक्षा करना। अच्छा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े और उनमें से 13 में जीत हासिल की। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी, मतलब आसपास के कई राजाओं को हराया। इससे रणथंभौर का प्रभाव काफी बढ़ गया था। शायद इसीलिए उनके दौर को स्वर्ण युग कहते हैं। राजनीतिक और सैन्य नजरिए से देखें तो ये रणथंभौर का शिखर था। लेकिन इसी दौर में राजस्थान का पहला साका भी हुआ। ये साका क्या होता है और ये क्यों हुआ था? हाँ, ये एक दुखद लेकिन बहुत वीरतापूर्ण घटना है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि हमीर देव ने खिलजी के एक विद्रोही सेनापति थे मोहम्मद शाह, उनको शरण दे दी थी। खिलजी ने किला घेर लिया, बहुत लंबा घेरा चला। जब किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची, तब राजपूतों ने साका करने का फैसला किया। साका में 2 चीजें होती हैं, केसरिया और जौहर। केसरिया और जौहर। जी, पुरुषों ने हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया बाना पहना, मतलब भगवा कपड़े पहने, किले के दरवाजे खोल दिए और दुश्मन सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीर गति पाई। इसे कहते हैं केसरिया करना। और किले के अंदर रानी रंगादेवी के नेतृत्व में बाकी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सामूहिक रूप से आग में कूदकर जान दे दी। इसे जौहर कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर साका कहा जाता है। और ये रणथंभौर का साका राजस्थान के इतिहास का पहला ज्ञात साका माना जाता है। ये तो बहुत ही भयानक और त्रासद घटना है। बिल्कुल। हमीर देव और उनके जो वफादार साथी थे, वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। किले पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया और उसके साथ एक इतिहासकार आया था, अमीर खुसरो। उसने इस मौके पर लिखा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया मतलब? कुफ्र का गढ़ यानी काफिरों का किला, गैर मुस्लिमों का किला। ये वाकया उस समय के जो धार्मिक और राजनीतिक टकराव थे, उनको दिखाता है। हमीर देव के बाद किले का क्या हुआ? क्या ये खिलजी के पास ही रहा या बदलता रहा कब्जा? नहीं, कब्जा बदलता रहा। खिलजी के बाद ये कुछ समय शायद स्थानीय शासकों के पास गया, फिर कुछ समय के लिए मेवाड़ के राणाओं के प्रभाव में भी रहा। आपको याद होगा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। हाँ। उस युद्ध में जब राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए थे, तो उन्हें इलाज के लिए इसी किले में लाया गया था। अच्छा, यहाँ लाया गया था। जी, ये दिखाता है कि मेवाड़ के लिए भी ये किला कितना महत्वपूर्ण था। फिर जैसा हमने बात की, 1569 में ये अकबर के पास चला गया और फिर लंबे समय तक मुगलों के अधीन ही रहा। और फिर मुगलों के बाद जयपुर के राजाओं का भी जिक्र था लेख में। हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तो जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह प्रथम। उन्होंने मुगलों से ये किला ले लिया, उन्होंने इसे ठीक भी करवाया और पास में एक नया शहर बसाया
जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा, सवाई माधोपुर, जो आज जिला मुख्यालय है। अच्छा, तो सवाई माधोपुर शहर इन्होंने बसाया था। जी, लेकिन बाद में जयपुर के ही एक और महाराजा हुए, मानसिंह द्वितीय। उन्होंने इसे अपना शिकारगाह बना लिया, मतलब हंटिंग लॉज। अरे, जो किला कभी सत्ता का इतना बड़ा केंद्र था, वो शिकारगाह बन गया। हाँ, वक्त का फेर देखिए। हालांकि समय समय पर जयपुर के दूसरे राजाओं ने, जैसे महाराजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने, इसकी मरम्मत भी करवाई। और फिर आजादी के बाद ये भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया और 1964 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब ASI, इसकी देखभाल कर रहा है। इतने सारे शासक, इतना लंबा इतिहास। आज अगर कोई किला देखने जाए तो अंदर खास क्या-क्या है देखने लायक? आपने दरवाजों का जिक्र किया था, नौलखा दरवाजा। हाँ। किले में घुसने के लिए कई मजबूत दरवाजे हैं जो इसकी सुरक्षा का हिस्सा थे। सबसे पहला और मुख्य दरवाजा है नौलखा दरवाजा। कहते हैं इसका जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इसके बाद हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और एक अंधेरी दरवाजा भी है, जिसे त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। ये सब किले की रक्षा पंक्ति का बहुत अहम हिस्सा थे। और अंदर इमारतें, जोगी महल, वो 32 खंभों की छतरी, ये सब क्या है? अंदर कई महत्वपूर्ण जगहें हैं। जोगी महल है, जो शायद पहले कभी साधुओं के रुकने की जगह रही होगी, आजकल रेस्ट हाउस जैसा है। फिर वो 32 खंभों की छतरी, जो बहुत मशहूर है। इसे हमीरदेव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में बनवाया था। अच्छा, पिता की याद में? जी, और ये भी कहा जाता है कि हमीर यहाँ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और न्याय करते थे। इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी, ये तो दिलचस्प है। और गणेश मंदिर? हाँ, भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर यही है। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं गणेश जी को। इसके अलावा पद्मला तालाब है। इसी तालाब के पास जौहर हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक सुपारी महल नाम की अनोखी इमारत भी है। कहते हैं कि इसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों के आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखते हैं, जो शायद अलग अलग समय के प्रभाव को दिखाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च एक ही इमारत में, ये तो वाकई अनोखा है। जी, और फिर हमीर महल, बादल महल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कचहरी महल, ऐसी कई और इमारतें हैं जो किले के भव्य अतीत की कहानी कहती हैं। तो कुल मिलाकर रणथंभौर दुर्ग सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो इतिहास की एक जीती जागती किताब है। चौहानों की स्थापना से लेकर खिलजी का हमला, हमीरदेव की वो वीरता और वो साका, फिर मुगलों का शासन, जयपुर रियासत का नियंत्रण और आखिर में एक विश्व धरोहर स्थल बनना, क्या सफर रहा है। इसकी लोकेशन ने इसे हमेशा खास बनाए रखा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किला राजपूतों के शौर्य, उनके स्वाभिमान और उनके प्रतिरोध का प्रतीक है। खासकर हमीरदेव चौहान के संदर्भ में तो है ही, लेकिन साथ ही ये मध्ययुगीन युद्धों की जो कठोर सच्चाई थी, लंबी घेराबंदी, विश्वासघात और साका जैसी दर्दनाक घटनाएं, उनका भी गवाह है। ये हमें सत्ता के बदलते समीकरणों की कहानी भी बताता है, कैसे एक के बाद एक शक्तियां इस पर कब्जा करने के लिए संघर्ष करती रहीं और अंत में इसका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनना ये दिखाता है कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत कितनी ज्यादा है, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। वाकई रणथंभौर की कहानी हमें इतिहास के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। वीरता भी है, त्रासदी भी है, राजनीति भी है और बदलते वक्त की छाप भी है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि सही मायने में समय का साक्षी है। और यही एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, रणथंभौर का इतिहास हमें सिखाता क्या है? कैसे एक किला जो कभी इतना अभेद्य था, सामरिक शक्ति का इतना बड़ा केंद्र था, समय के साथ उसकी भूमिका बदलती गई। पहले वो शिकारगाह बना और आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, एक विश्व धरोहर है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ जगहों के मायने बदल जाते हैं। जो कल युद्ध का मैदान था, वो आज इतिहास और संस्कृति को सहेजने का प्रतीक बन गया है। इस बदलाव पर सोचना मुझे लगता है काफी दिलचस्प है।